हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चों, क्लास 12 का मैथ चल रहा है। प्रश्नावली आपका 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का। इसके पहले हमने आपको जो भी वीडियोज दिए हैं, मतलब जो भी सोल्यूशन हमने करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 मतलब 4 क्वेश्चन है। हम बच्चों भले ही समय लग रहा है, लेकिन आपको बारीकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैराथन क्लास बाद में लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूं, लेकिन इतना अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर इस प्रकार से है कि यदि कोई 2 बहुभुज हैं तब आपस में उनकी भुजाओं की संख्या समान है। मतलब हमारे पास एक समुच्चय है बहुभुजों का, मतलब कई सारे बहुभुज हैं। यहाँ पर बोल रखा है ना, ए एक समुच्चय है जो बहुभुजों का समुच्चय है, मतलब कई सारे बहुभुज हैं। अब जब हम 2 बहुभुज लेते हैं तो उनमें भुजाओं की संख्या बराबर है। जैसे मैंने कहा कि 2 बहुभुज हैं जिनमें भुजाओं की संख्या 8 है। जितने भी बहुभुज लेंगे उनमें भुजाओं की संख्या समान है। ये पहले क्वेश्चन दे रखा है। सिद्ध करना तुल्यता संबंध है। फिर आगे ये भी बताना है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी देखो बहुभुजों का समुच्चय, और जो बहुभुज लेंगे उनकी भुजाओं की संख्या समान है। तो यहां पर आप देखिए लिखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 का हल चल रहा है। हमारे पास ए जो है बहुभुजों का समुच्चय है, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, ना हम अलग से कुछ लिखें बच्चों। और संबंध ये बोल के रखा कि 2 बहुभुज लेंगे, यानी कोई भी हम बहुभुज ले लें, बहुत सारे बहुभुज हैं, जिन बहुभुजों को हम लेंगे साथ में उनकी भुजाएं आपस में समान है। अच्छा, हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है, सम्मित सिद्ध करना है, और इसके बाद संक्रामक। बच्चों तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये चीज आपको यदि पिछले लेक्चर में आपने देखा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से बता रहा हूं मैं। तो पहला जब पॉइंट आता है कि स्वतुल्य में क्या करना पड़ता है, स्वयं का संबंध स्वयं के लिए। स्वतुल्य संबंध मतलब स्वयं के साथ वो संबंध दर्शाए। स्वतुल्य संबंध के लिए अब बताओ आप लोग, मैं यदि कह दूं कोई भी बहुभुज ले लूं और उसको खुद से कंपेयर कर दूं तो क्या वो समान होगा कि नहीं। मतलब मैंने एक 8 भुजाओं वाली एक बहुभुज ले ली और उसको खुद से तुलना कर दी, क्या वो खुद के साथ भुजाओं की संख्या समानता दर्शाएगा कि नहीं। आप ही बताओ, थोड़ा अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या वो उसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान होगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कह दूं कि कोई भी बहुभुज P ले लूं, जैसे P1 ले लूं, P1 और P1, या P ले लूं, प्रत्येक बहुभुज P में भुजाओं की संख्या बहुभुज P की भुजाओं की संख्या के समान होगा। स्वयं के साथ संबंध दर्शाना है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुभुज P में भुजाओं की संख्या बहुभुज P की भुजाओं की संख्या के बराबर है, मतलब स्वयं के भुजा के बराबर है। वो तो सही बात है, इसलिए तो मैं कह सकता हूं कि P और P जब स्वयं लूंगा, स्वयं के साथ रिलेशन, तो बिल्कुल संबंधार में होगा। फॉर ऑल जो भी मैंने P लिया है बहुभुज, वो कहाँ के हैं, वो समुच्चय के हैं। जो भी मैंने P बहुभुज लिया है वो कहाँ के हैं, समुच्चय के हैं। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में हम सिद्ध करेंगे सम्मित के लिए, लेकिन फिलहाल आप यहां पर लिख सकते हो अतः R स्वतुल्य संबंध है। अतः R स्वतुल्य संबंध है बच्चों। ठीक, ये हिंदी ही लिखना बड़ा कठिन होता है और हिंदी लिखने में टाइमिंग लगती है ना। चलिए दूसरे नंबर पे आप सिद्ध करोगे सम्मित संबंध के लिए। सममित के लिए क्या करना पड़ता है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। हमारा जो आपसे संबंध है वही आपका हमसे होना चाहिए। मतलब P1 बहुभुज का संबंध P2 से है तो वही P2 बहुभुज का संबंध P1 से होना चाहिए। ये सम्मित है। यदि हमने कहा कि भाई साहब 2 बहुभुज ले लिया, माना हमने कहा कि माना 2 बहुभुज, माना P1 और P2 ये बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R में। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो P1 है इसमें भुजा जितने होंगे उतने ही भुजा P2 में होंगे।
समझ रहे हैं। इसके अपोजिट बच्चों ये बोला गया कि जैसे मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए 6 भुजाओं का एक आकृति है और दूसरा जो है वो भी 6 भुजा है, P1 है ये, P2 है, तो इसमें भुजा और इसमें भुजा समान होनी चाहिए। तो मैं यदि कहा कि P1 की भुजा P2 के बराबर है तो आप ये भी तो कह सकते हो P2 की भुजा P1 के बराबर है, तब ये सम्मित हो जाएगा। ठीक है, और ये काहे कहोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे के ही रखा है कि किसी भी दो बहुभुज को लेंगे तो उनमें भुजाओं की संख्या समान होगी। किसी भी दो बहुभुज को लेंगे तो उनमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकलता है कि मान लीजिए दो बहुभुज रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि P1 बहुभुज की भुजाएं P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान है। मतलब बहुभुज, इससे क्या निष्कर्ष निकला, बहुभुज P1 तथा बहुभुज P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। अच्छा, आप कहे कि P1 की P2 के बराबर है, तो मैं आपसे कह दूं कि P2 की संख्या P1 के बराबर है। इसके अपोजिट में नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। इसके अपोजिट में ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि बहुभुज P2 तथा बहुभुज P2 तथा बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। उल्टा कहने में मुझे क्या दिक्कत, आप कह सकते हो सीधा, तो मैं उल्टा, बाकी बात तो बराबर है। तो जब आपने P1 P2 की बात कही तो मैंने कहा कि P2 और P1 भी ये बिलोंग कर रहा है, P2 और P1 भी बिलोंग कर रहा है। कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। और जब A का रिलेशन B से है तो उसी प्रकार B का रिलेशन A से हो जाए तो आप यहाँ पर तो सीधा कह सकते हो, अतः R जो है सममित संबंध है, सममित संबंध है। पिछला क्वेश्चन जिसने किया है ना वो आसानी से इसको समझ पाएगा। तीसरे पॉइंट में तुल्यता के लिए संक्रामक भी सिद्ध करना होता है। संक्रामक के लिए क्या होता है भैया, A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से, तब A का भी C से होना चाहिए। A का रिलेशन B से है मतलब P1 का P2 से है और P2 का P3 से है, तब P1 का P3 से होना चाहिए। थोड़ा समझ लिया करो भाई। इसके पहले के वीडियो जो आपने देखा है कि ठीक है X का रिलेशन Y है और Y का रिलेशन आपका Z से है, तब X का भी रिलेशन Z से होना चाहिए। मतलब X रिलेट टू Y और Y रिलेट टू Z, तब कहीं ना कहीं X रिलेट टू Z उसी प्रकार से रिलेशन दर्शाए तो आपका संक्रामक हो गया। तो संक्रामक के लिए मैं यदि भाई P1 लेकर चलूँगा, P1 और P2 ये किस में बिलोंग कर रहा है, R में, तथा और लूँगा भैया B वाला हमारा P2 है तो P2 और P3 ये बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब ये हुआ कि P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान है तथा P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या P3 के बहुभुज की भुजाओं की संख्या के समान है। इसलिए P1 बहुभुज और P3 बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो देखिए क्या लिखना है बच्चों कि P1 बहुभुज और P2 बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है। इसी प्रकार बहुभुज P2 का P3 के समान है, तब हम कह सकते हैं कि P1 और P3 में बहुभुज की संख्या समान होगी। भाई A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से, उसी प्रकार A का रिलेशन C से हो गया। इसका निष्कर्ष हमने निकाल दिया कि चूंकि हमने कहा P1 और P2 बिलोंग कर रहे हैं R में तथा P2 P3 बिलोंग कर रहे हैं R में, तब हमने निष्कर्ष निकाला कि ये इसके समान है, ये इसके समान है, तब P1 और P3 भी समान है। मतलब A का B से, B का C से, तब A का भी C से समान है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। अब बच्चों आपको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो हमारा R है वो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तुल्यता के लिए जब प्रूव करने के लिए आए तो भैया यदि मैं हिंदी लिखते लिखते आपको समझाता तो ये 15 मिनट का एक ही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन फिलहाल ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन बोला गया है बच्चों कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया तुल्यता संबंध।
3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यार सभी अवयवों का समुच्चय क्या हो जाएगा, बस इतना ही ना होगा कि इससे संबंधित सभी बहुभुज, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग यदि भाई साहब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिनकी भुजाओं की संख्या 3 होगी। 3, 4, 5 जो भुजा है ये उसी बहुभुज से संबंध रखेगा जिनकी भुजाओं की संख्या 3 है, क्योंकि 3 ही लंबाई दे के रखा है। समझ रहे ना कि भाई भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज उसी बहुभुज से संबंधित होगा जिनकी भुजाओं की संख्या 3 है। इसलिए भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कौन सा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज होगा। मतलब इसका जो भी समुच्चय आएगा वो त्रिभुज का होगा, त्रिभुज का होगा। उसमें बहुभुज में त्रिभुज है, बहुभुज में त्रिभुज है। बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजा ना भाई, बहुभुज। तो बहुभुज में हम त्रिभुज बोल के चलते हैं कि 3 भुजाओं का तो त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 14 है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। मतलब XY तल है और L जो है रेखाओं का समुच्चय है, और बोल के रखा है जब भी 2 रेखा लेंगे तो एक दूसरे के समांतर है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध। ठीक है, फिर आगे ये भी बोला है कि समुच्चय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप चिंता ना करें। सबसे पहले देखो संबंध क्या दे के रखा है कि जब भी हम 2 रेखा लेंगे आपस में समांतर है, जब भी 2 रेखा लेंगे आपस में समांतर है। ठीक है, और जो समुच्चय हमारे पास एक L है वो रेखाओं का समुच्चय है। तो देख सकते हैं बच्चों हमने शुरुआत कर दिया क्वेश्चन से कि L एक रेखाओं का समुच्चय है जो आपस में ये दे के रखा है कि 2 रेखा लेते हैं तो आपस में क्या है, समांतर है। अच्छा, सबसे पहले हमको भैया यदि तुल्यता संबंध करना है तो स्वतुल्य के लिए सिद्ध करना होता है। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, स्वयं का रिलेशन स्वयं से, स्वतुल्य। अच्छा, कोई एक रेखा स्वयं के समांतर है, बिल्कुल होता है। कोई एक रेखा स्वयं के लिए समांतर है, बिल्कुल होता है। यदि हम एक रेखा लेंगे सिंगल लेके तो स्वयं के समांतर होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई भी यदि रेखा, प्रत्येक रेखा अपने से समांतर होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रत्येक रेखा, चूंकि प्रत्येक रेखा अपने से समांतर होती है, अपने आप से समांतर है, बिल्कुल समांतर है, अपने आप से समांतर होती है। ठीक है, प्रत्येक रेखा, किसी भी रेखा की बात करो, अपने आप से समांतर होती है। इसलिए यदि हम लेंगे सेम L और L, स्वयं का स्वयं से संबंध, तो ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल L जितने भी अवयव हैं वो कहाँ के हैं, जितने भी L हैं ये रेखाओं का समुच्चय है। तो यदि हम कह सकते हैं L, एक प्रकार से यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसा ना कह दें बच्चों, ऐसा A कर दें तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। A जो है रेखाओं का समुच्चय है, तो फॉर ऑल बिलोंग टू A ऐसा हो जाएगा तो ठीक ठाक रहेगा, है ना, कि भाई A हमने मान कर चला, A हमारा एक समुच्चय है, मान लिया हमने। ठीक, तो फॉर ऑल जो L है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ का, A का। चीज़ें क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो चूंकि स्वयं का रिलेशन स्वयं से है, अतः हम तो ये कह ही सकते हैं कि अतः R स्वतुल्य संबंध है। क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चीजें क्लियर है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरे पॉइंट पर जब चलते हैं तो दूसरे पॉइंट में हमें सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित में क्या कहता है कि यदि A का रिलेशन B से है तो B का भी रिलेशन A से होना चाहिए। तो A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि L1 का संबंध L2 से है तो L2 का संबंध L1 से होगा। मैंने कहा मान के चलता हूं कि यदि मान लिए कि L1 जो है L2 के समांतर है, ठीक है, ये R है, इसका मतलब ये हुआ L1 और L2 दो हमने रेखा लिया, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये समांतर रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L2 समांतर रेखाएं। क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं। अच्छा, आपने कहा L1 समांतर है L2 के और मैं कह दिया L2 समांतर है L1 के। इसका मैं यदि अपोजिट कर दूं, मैं कह दूं कि L2 और L1 समांतर रेखाएं हैं। क्या सही है कि नहीं, कि भाई जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर है। मतलब A का रिलेशन B से तो B का भी तो रिलेशन A से होना चाहिए। L1 का रिलेशन L2 से तो L2 का रिलेशन L1 से हो गया। इसका अर्थ ये निकला कि चूंकि L1 और
L2 आपस में रिलेट है समांतर में, तब हमने ये देखा कि L2 भी तो L1 से रिलेट है समांतर में, अतः जो R है सममित संबंध है, सममित संबंध है। भाई L1 का संबंध L2 से है, तब ये भी तो L2 का संबंध L1 से हो गया, तो आपका सममित हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता बच्चों संक्रामक, संक्रामक के लिए हम कहते ये हैं कि हम मान के चलते हैं कि L1 और L2 से समांतर है और L2 L3 से समांतर है। मान के चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर यदि L1 L2 रिलेशन में है तथा L2 जो है वो L3 के समांतर है, ये भी बिलोंग कर रहा है, मतलब L1 कामा L2 बिलोंग टू R और L2 कामा L3 बिलोंग टू R। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला, ये तो क्वेश्चन में भी बोल के रखा है कि जब भी दो रेखाएं लेंगी वो आपस में समांतर होंगी। मतलब हमने L1 और L2 रेखा ले लिया तो भैया L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये तो क्वेश्चन में बोल के रखा है। यदि हम इन दोनों को लिया L2 और L3 तो ये भी समांतर रेखाएं हैं, ये भी तो क्वेश्चन बोल के रखा है। भाई हम सेम क्वेश्चन कराते हैं, अलग से नया मेथड नहीं लाते बिल्कुल। इसलिए बच्चों हम तब कह सकते हैं कि L1 जब L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो हम तो कह सकते हैं कि L1 और L3 भी समांतर है, ही समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अर्थात जो L1 है वो L3 के समांतर है, अर्थात कैपिटल R यहाँ पे आपका संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, और इससे निष्कर्ष निकला कि अतः जो R है, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि आप सबको पता है कि भाई साहब यदि संक्रामक है स्वतुल्य भी सिद्ध किया, सममित भी सिद्ध किया, इसलिए यहाँ कहीं पे तुल्यता संबंध फिक्स हो रहा है। तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से R स्वतुल्य सममित संक्रामक है। इस प्रकार जो आपका R है स्वतुल्य है, सममित है, वह संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तुल्यता संबंध तो सिद्ध कर दिया, तो रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। भाई चूंकि एक निश्चित तल बोल के रखा है ना, एक्स वाई इसी तल में है, इसलिए इसके सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बोल के रखा है ना कि इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो भाई ये रेखा यही रहेगा, बस यहाँ पर जो अचर पद है इसका मान बदल सकता है बस, क्योंकि एक्स वाई समतल है इसलिए y बराबर 2x, यहाँ पर 4 की जगह आप 3 4 5 8 कुछ भी रख सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर अचर पद यदि हम मानना चाहें तो मान सकते हैं कि यहाँ पर y बराबर 2x प्लस c होगा। तो इसका उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो लास्ट में आपको इतना लिख देना है कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय वही रेखा होगी जो समांतर होगी। भाई ये पहले भी बता के रखा है कि समांतर रेखाओं का समुच्चय भाई, इसलिए समांतर होंगी वही रेखा इसके समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। इसलिए यहाँ पर रेखा मतलब आपका जो y बराबर 2x प्लस 4 है, इसकी समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? y बराबर 2x प्लस c, मतलब यहाँ पर आचर पद बदल सकता है, बाकी समांतर रेखाएं में कुछ नहीं बदलता, y और x के वैल्यू नहीं बदलते बच्चों। चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सही जोड़ी बताना है कि हमारे पास एक संबंध दे के रखा बच्चों, 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3 1 3 3 2। इसमें से चेक करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत आसानी से मैं चेक करके बता दूंगा, क्योंकि बच्चों स्वतुल्य की मैं बात करता हूँ, स्वतुल्य की बात करता हूँ। स्वतुल्य में स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। तो 2 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 3 से है और 4 का रिलेशन 4 से है, इसलिए आपका स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्लियर है, स्वतुल्य है। सममित की बात करता हूँ, सममित है क्या इसमें? सममित
तो एक का रिलेशन 2 से है, एक का रिलेशन 2 से है, एक का रिलेशन 2 से है, जबकि 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। 2 का रिलेशन 1 से नहीं है क्या? नहीं है। इसी प्रकार आप देखो, 1 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। यहाँ पे कहीं पे देख लो, 3 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का रिलेशन 3 से नहीं है। आप देख लो, खुद का देख लो भाई, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, सम्मित नहीं है। 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, ये सम्मित नहीं है। संक्रामक की यदि बात करूं मैं, 3 अवयव के बीच में संक्रामक होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, 1 का रिलेशन 3 से है, और भैया 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, तब 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो भैया 1 3 भी है, 3 2 भी है, और 1 2 भी है। इसमें देख सकते हो, 1 3 है, 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से, तब 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, मतलब संक्रामक है। तो कौन सा सही होगा? स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है ये। तो आपका स्वतुल्य और संक्रामक है, ये आपका आर स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। 15 नंबर का। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं कि आपका क्या क्या है बच्चों, स्वतुल्य है, स्वयं का संबंध स्वयं से, संक्रामक है, 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तब 1 का 2 से होना चाहिए, मतलब A का B से है, B का C से है, तब A का C से होना चाहिए, बिल्कुल है। अगला नंबर बोल के रखा है कि n समुच्चय n में r इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, A का मान B से 2 छोटा होना चाहिए। चलो ठीक है, A का मान B से 2 छोटा होना चाहिए, और ये भी बोला है B का मान 6 से बड़ा हो। चलो फटाफट, B का मान देखो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। B का मान 4 है, 6 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, B का मान 6 से बड़ा होना चाहिए 8, और 8 से 2 कम A होना चाहिए, तो 8 से 2 कम बिल्कुल नहीं हो रहा है यार। 8 से 2 कम 6, हाँ यार ये आ तो रहा है। B माइनस 2 मतलब 8 से 2 कम 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 से 2 कम नहीं है, नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। बोल के रखा है ना, A और B में क्या रिलेशन, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस केवल इसी में तो आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें B से बड़ा होना, 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 6 से छोटा है, सिंपल है, तो C हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ पर देखो ना, B का मान जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा यही है हमारा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 15-16 कंप्लीट हो गया, आज बहुत ही कम समय में हो गया यार, है ना। बस ठीक है बच्चों, 2 ही क्वेश्चन था मुख्य रूप से आज का, लेकिन बचा हुआ क्वेश्चन था, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट पाए। तो आप यदि लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लिखना भी चाहो तो लिख लो, ओके। इसके पहले कि जो भी वीडियो है आप लोग जरूर देख लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।